तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं आ चुका हूं आप सबके साथ एक और नई शानदार कहानी लेकर जिसका नाम है अवतार। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डीप स्पेस दिखाया जाता है और ये ईयर होता है 2154 का। ये वो वक्त होता है जहां पर इंसानों ने धरती पर मौजूद सभी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद और रिसोर्सेज की तलाश में इंसान एक नए प्लेनेट की खोज करते हैं जिसका नाम होता है पेंडोरा। तभी हमें उस स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जैक सली नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड एक्टर होता है। जहां पर जैक बताता है कि हम लोग जब से धरती से चले हैं तब से सभी लोग इन स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे होते हैं और धरती से निकले हुए उन्हें पूरा 6 साल का वक्त बीत चुका होता है। जैक हमें बताता है कि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर निकलने के कुछ समय पहले ही एक चोर ने सिर्फ चंद पैसों के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन मेरे और मेरे भाई का डीएनए एकदम सेम था, इसलिए कंपनी ने मुझे उसकी जगह पर रख लिया क्योंकि कंपनी ने मेरे भाई के ऊपर काफी पैसा लगाया था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहती थी। बल्कि मैं तो एक फौजी था जिसने जंग के दौरान अपने दोनों पैरों को खो दिया था। जिसके बाद ये लोग पेंडोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही जैक देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिन्हें इंसान ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही इंसानों ने किसी तरीके का मास्क लगाया होता है और वो पूरी तरीके से हथियारों से लैस होते हैं। ये सभी इंसान पहले मिलिट्री में थे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। जहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते हैं। फिर हम कैंप के अंदर आते हैं जहाँ पर हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड होते हैं। वो सभी को बताते हैं कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है, यहाँ पर हर वो जिंदा चीज जो हिलती है और जिंदा है वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खाना चाहती है। और सभी सोल्जर्स को सलाह देते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ही अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिससे हमें ये पता चलता है कि कर्नल इस माहौल से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ है और इस प्लेनेट के क्रिएचर से काफी नफरत भी करते हैं। जिसके बाद जैक साइंस लैब के अंदर चला जाता है जहां पर साइंटिस्ट उसे एक क्रिएचर को दिखाते हैं जो कि एक क्लोन होता है जिसे इंसानों और यहाँ पर रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया होता है, जिन्हें नाभी कहते हैं। एक्चुअली में ये दिखते तो उन लोगों की तरह है जो इस प्लेनेट के निवासी हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी तरीके की चेतना नहीं होती, इन्हें ह्यूमन माइंड ही कंट्रोल करता है। जिसके बाद साइंटिस्ट जैक को बताते हैं कि ये किसी और का नहीं तुम्हारे भाई का ही क्लोन है जिसे अब तुम कंट्रोल करोगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है और यही रीजन है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम भी अवतार होता है। जिसके बाद जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है जो कि जैक को देखकर काफी नाखुश होती है क्योंकि उसे जैक की नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद वो गुस्सा होकर पार्कर के पास जाती है और पार्कर से कहती है कि मुझे सोल्जर्स की जरूरत नहीं है, मुझे साइंटिस्टों की जरूरत है और मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट के बीच किसी भी सोल्जर का इंटरफेरेंस नहीं चाहूंगी। पार्कर उससे कहता है कि हम लकी थे कि उसके भाई का डीएनए उससे मैच करता था, नहीं तो हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। जिसके बाद पार्कर उसको कह देता है कि मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाकर भेजूंगा क्योंकि हम इधर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे ज्यादा आसानी से घुल मिल पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते दिन प्रतिदिन उनके साथ खराब होते जा रहे हैं जिसकी वजह से काफी खून खराबा हो रहा है। ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। फिर पार्कर अनऑप्टेनियम नाम के एक पत्थर को दिखाता है जिसके बारे में वो बताता है कि हम इस प्लेनेट पर इसकी वजह से ही हैं क्योंकि ये हमारी धरती पर 1 किलो 100 करोड़ रुपए का बिकता है। हमारा खर्चा, इस प्रोजेक्ट खर्चा और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का खर्चा सब कुछ इसी के पैसे से आता है, इसलिए अगर हमारे बीच कोई आएगा भी तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें एक मशीन को दिखाया जाता है जिसमें जैक जाने वाला होता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन जो कि उसके ही डीएनए से बना होता है होश में आ जाता है और वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी इस पॉड में जाता है उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है लेकिन उसका जो अवतार होता है वो फुल्ली एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही जैक का अवतार जागता है वो बहुत ही खुश होता है। डॉक्टर उसे सीधे पड़े रहने के लिए बोलते हैं लेकिन वो वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। अब वो काफी खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसके पैर पूरी तरीके से ठीक हैं और वो चल फिर पा रहा होता है। अब वो अपने नए बॉडी के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो कुछ चीजों को गिरा देता है। डॉक्टर्स उसको रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं लेकिन वो वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है और बाहर निकलते ही वो अपने जैसे और भी लोगों को देखता है। जिसके बाद वो काफी तेजी से वहाँ पर दौड़ लगाने लगता है क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जिसने अपने पैर पहले गवा चुके हैं उसके लिए ये एक सपने जैसा होगा। और जैक भी दौड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आ जाती है। डॉक्टर ग्रेस आते ही जैक से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिसके रिप्लाई में जैक बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो उसे एक फ्रूट भी देती है खाने के लिए जिसे खाकर जैक काफी खुश हो
जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और उनके अवतार सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो अवतार सोने के लिए जाते हैं उनकी कॉन्शियसनेस वापस से अपने ह्यूमन बॉडी में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब अवतार सोएंगे तो उनकी ह्यूमन बॉडी जाग जाएगी और जब ह्यूमन बॉडी सोई होगी तो उनके अवतार जाग जाएंगे। अब अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुमने काफी जंगें लड़ी हैं और उनमें जीते भी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे सोल्जर्स की काफी जरूरत है। मुझे इस साइंस प्रोजेक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पर इनका गाँव है, वहाँ पर बहुत सारा अनऑब्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ जाओ, उनके बीच रहो और उन्हें अपनी तरफ करो, जिसके बाद जब हमें जरूरत होगी तब उन्हें गाँव खाली करने के लिए कह देना। अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे हमेशा के लिए ठीक करा दूंगा, तुम्हारी असली टांगे। जिस पर जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। जिसके बाद जैक और उसके साथी अगले दिन जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। कैंप से बाहर निकलते ही जंगल में उन्हें अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। अब ग्रेस पेड़ पौधों के सैंपल ले रही होती है। तभी जैक जंगल की सैर करने के लिए उनसे आगे निकल जाता है। तभी जैक एक काफी खूबसूरत फूल के पास पहुंचता है जिसे छूने की कोशिश वो करता है और तभी अचानक वो फूल बंद हो जाता है। जिसके बाद जैक को काफी अच्छा लगता है और वो सभी फूल को छूकर बंद करने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी वहाँ पर शोर सुनकर ग्रेस भी आ जाती है। ग्रेस वहाँ आते ही जैक से कहती है कि तुम बिल्कुल भी भागना मत, लेकिन वो क्रिएचर जैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैक ये भाप जाता है कि वो उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। जिसके बाद जैक उसकी तरफ दौड़कर बहुत जोर से चिल्लाता है ताकि वो डर जाए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्रिएचर डर जाता है लेकिन जैक से नहीं, उसके पीछे जो एक और खतरनाक क्रिएचर होता है उससे। अब ये इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक क्रिएचर होता है जो कि अपने शिकार को पकड़ने में काफी माहिर होता है। जिसके बाद ग्रेस उसे देखते ही जोर से चिल्लाती है कि जैक भागो। जिसके बाद जैक उसे देखते ही भागना चालू कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर भी जैक का पीछा काफी शिद्दत से करने लगता है। जिसके बाद जैक को अपनी जान बचाने के लिए एक झरने में कूदना पड़ता है। अब इसी भागम भाग में उसका हथियार भी उससे दूर हो जाता है। जिसके बाद वो झरने से बाहर निकल तो आता है, लेकिन इस बीच वो अपनी टीम से काफी दूर हो चुका होता है। अब वो इस जंगल में भटक रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना होता है और ऊपर से उसके पास उसका हथियार भी नहीं होता है। तो वो एक लकड़ी को अपना भाला बना लेता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उसी प्लेनेट की निवासी होती है जिसका नाम नेटेरी होता है। वो अपना धनुष निकालकर जैक के ऊपर निशाना लगाने लगती है कि तभी अचानक उसके तीर पर एक अजीब सा क्रिएचर आके बैठ जाता है। जिसके बाद नेटेरी उसे नहीं मारती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब काफी रात हो चुकी है और जैक ने जैसे तैसे कर आग जला ली होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ एलियन शिकारी कुत्ते जैक का पीछा करने लगते हैं। क्योंकि जैक के पास अब कोई हथियार नहीं होता तो वो अपने आप को आग से किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब जैक इन शिकारी कुत्तों को मार भी नहीं सकता था क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक वहाँ पर नेटेरी आ जाती है और वहाँ पर एक एक करके सभी कुत्तों को मार भगाती है। जिसके बाद नेटेरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हमारा जैक उसका पीछा करने लगता है और नेटेरी से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। जिस पर नेटेरी बोलती है कि आसमानी लोग हमसे हमारी चीजें नहीं सीख सकते क्योंकि नेचर ने उन्हें ये शक्ति नहीं दी है। फिर तभी अचानक जैक के ऊपर वही क्रिएचर्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। नेटेरी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। जिस पर जैक उसे पूछता है कि ये सब आखिर क्या है। जिस पर नेटेरी उसे बताती है कि ये सब पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, तुम्हारी आत्मा बहुत ज्यादा पवित्र है। जिसके बाद नेटेरी उसे अपने कबीले के पास ले जाने लगती है कि तभी अचानक नेटेरी के कबीले के लोग वहाँ आ जाते हैं और जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले के पास ले आते हैं, जिसका सरदार और कोई नहीं नेटेरी का पिता होता है और उसकी मॉम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है जो वहाँ आकर जैक का खून टेस्ट करती है और सभी को बताती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। अब इनमें से कोई भी बातें जैक को समझ नहीं आ रही होती हैं, फिर भी वो हिम्मत कर बोलता है कि मैं तुम सबसे तुम्हारे तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम कैसे शिकार करते हैं और इस जंगल में कैसे सरवाइव करते हो। जिस पर नेटेरी की मॉम उसको सिखाने के लिए मान जाती है। ये सब होने के बाद जैक का अवतार वहाँ पर सो जाता है और उसकी आंखें वापस से उसकी इंसानी बॉडी में खुलती हैं। अब जैक के जिंदा होने पर सभी को काफी आश्चर्य होता है और सभी लोग काफी खुश भी होते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि अभी तक उन लोगों ने जैक को मार दिया होगा। जिसके बाद जैक सभी को बताता है कि वो उनके कबीले में शामिल हो चुका है और वो लोग अब उसे सिखाने के लिए भी राजी हो चुके हैं और अब मैं भी उनके गांव का हिस्सा हूँ। पीटर उन्हें बताता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वो पूरा एरिया 200 किलोमीटर में फैला हुआ है और उनके गांव के बीचों बीच वो धातु अनलिमिटेड मात्रा में है जिसके लिए हम इस प्लेनेट पर आए हैं। पीटर उन्हें बताता है कि तुम्हें उन्हें किसी भी तरीके से उस गांव को खाली करने के लिए बोलना होगा जिससे कि हमें अपना मटेरियल मिल सके। पीटर उसे बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से उन्हें उस गांव को खाली करने के लिए राजी करना होगा ताकि हमें हमारा अनऑब्टेनियम मिल सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। जिसके बाद जैक उससे पूछता
पूछता है कि कैसा दूसरा ऑप्शन, जिस पर कर्नल उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास पूरे 3 महीने हैं, अगर तुमने उन्हें वहाँ से खाली करा लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वहाँ पर मौजूद हर एक जिंदा चीज को मैं खत्म कर दूंगा। जिस पर पीटर उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे भी उस गाँव को खाली करवाना होगा, मैं किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं चाहता। जिसके अगले ही दिन से जैक उनके कबीले में जाने लगता है और ऐसा वो प्रतिदिन करता है ताकि उनके तौर तरीकों को वो सीख सके। नटीरी उसे हर एक चीज सिखाती है कि जानवर को कैसे चलाना है, अपने हथियारों को किस तरीके से पकड़ना है, पेड़ों पर कैसे भागना है और आखिर में शिकार कैसे करना है। जिसके बाद हमारा जैक ये सारी चीजें काफी जल्द ही गैस्प करने लगता है। अब ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद नटीरी उसे बोलती है कि अब तुम एक नावी बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। दरअसल ये इस कबीले का रिवाज है जहाँ पर हर एक इंसान को ट्रेनिंग कराई जाती है और जब वो सभी कलाओं में परफेक्ट हो जाता है तो उसे एक नावी बना दिया जाता है जो कि एक तरीके का योद्धा होता है। जिसके बाद नटीरी उसे कहती है कि इसके पहले तुम्हें अपना एक वाहन चुनना होगा। एक्चुअली में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी होते हैं जिन पर बैठकर यहाँ के लोग सवारी किया करते हैं, लेकिन एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पक्षी चुन सकता है, जिसके लिए उन्हें एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इन क्रिएचर्स को निगरान कहा जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने निगरान को चॉइस करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। जैक नटीरी से पूछता है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। जिसके बाद नटीरी उसे बताती है कि वो तुम पर हमला करेगा। जिसके बाद जैक घबराते हुए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसके ऊपर एक इकरान हमला कर देता है, जिससे थोड़ी देर लड़ने के बाद जैक उसको काबू कर लेता है। लेकिन उसको शुरू में उसे उड़ाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसे आसानी से उड़ाने लगता है। जिसके बाद जैक नटीरी के साथ आसमान की लंबी लंबी उड़ानें भरने लगता है। अब कहीं ना कहीं नटीरी जैक को पसंद करने लगती है और जैक भी नटीरी को पसंद करने लगता है कि तभी अचानक जब वो सैर कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक बड़ा इकरान हमला कर देता है जो छोटे निकरानों को खा जाता है। उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आते हैं, लेकिन वहां से बचने के बाद नटीरी उसे बताती है कि इसे क्रूक कहा जाता है और ये इन सभी का लीडर होता है। आज तक नावियों की दुनिया में सिर्फ 5 बार लोगों ने इसकी सवारी की है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसे आसानी से काबू भी नहीं किया जा सकता। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद नटीरी उन्हें बताती है कि मेरे दादा के दादा ने उसकी सवारी की थी। जिसके बाद सभी कबीले एक साथ आ गए थे। अब क्योंकि जैक ने नावियों की परीक्षा पास कर ली थी तो उसे पूरी रीति रिवाजों के साथ नावी बना दिया जाता है। जिसके बाद सभी लोग आते हैं और उसके कंधे को छूने लगते हैं। फिर नटीरी जैक को एक पवित्र जगह पर लेके जाती है और उसे बताती है कि इसे आत्माओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। जिसके बाद जैक अपने बालों से उस पेड़ से कनेक्ट करने लगता है और उसे सच में वहाँ से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब नटीरी कहती है कि अब तुम हम में से ही एक हो। इसके बाद नटीरी उसे बताती है कि अब तुम इस वृक्ष की लकड़ियों से एक धनुष बना सकते हो और कबीले में से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जिसके बाद जैक बोलता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ पर उसे भी मुझे चुनना होगा। तब नटीरी समझ जाती है कि ये उसके ही बारे में बात कर रहा है। नटीरी भी उसके जवाब में कह देती है कि वो भी उसे चुन चुकी है। जिसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है और वहाँ के वृक्षों को काटने लगती है। जिसके बाद नटीरी जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक यहाँ पर सो चुका होता है और उसकी आंख अपने इंसानी शरीर में खुलती है। जिसके बाद तुरंत ही वो मशीन में वापस चला जाता है और उसकी आंख अपने अवतार में खुलती है। अब अपनी बॉडी में वापस आते ही जैक सभी को रोकने की कोशिश करता है। उन्हें रुकता हुआ ना देखकर वो वहाँ से एक पत्थर उठाता है और मशीन के कैमरे पर वार करने लगता है। ये सब देखकर एक सोल्जर उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। जिसके बाद आखिर में जैक को वहां से भागना ही पड़ता है। दरअसल अब 3 महीने पूरे हो चुके होते हैं, जिस वजह से कर्नल वहां पर हमला करने लगता है। जैक और नटीरी कबीले के पास जाते हैं जहां पर ग्रेस पहले से ही मौजूद होती है। वो सब उन्हें बताने के लिए आए होते हैं कि उन सब पर हमला होने वाला है, जितने जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन कर्नल इस बीच उस फुटेज को देख लेता है जिसमें एक नावी उनके कैमरे पर हमला कर रहा होता है। ये और कोई नहीं जैक ही होता है। जिसे देखने के बाद कर्नल गुस्से में आकर स्लीपिंग पॉड्स की तरफ चल देता है जहाँ पर जैक सो रहा होता है। वहाँ पहुंचते ही कर्नल सबसे पहले डॉक्टर ग्रेस को उस मशीन से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका अवतार सबके सामने बेहोश हो जाता है और इसके बाद ही वो जैक को भी वहां से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही जैक काफी गुस्सा होता है। जिसके बाद कर्नल उन दोनों को पकड़कर पीटर के सामने ले जाता है। ग्रेस वहां पहुंचकर पीटर को समझाने लगती है कि वहां पर हजारों की तादाद में परिवार रहते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं और हर एक पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिसके बाद पीटर डॉक्टर ग्रेस से कह देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को खाली करवा लो। जिसके
बाद डॉक्टर ग्रेस और जैक तुरंत ही उस मशीन के अंदर चले जाते हैं और अपने अवतार में वापस आ जाते हैं। होश में आते ही वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानी लोग यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ आते ही तुम सब पर हमला कर देंगे। जिसके बाद नटेरी जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पता था कि होने वाला है। ना चाहते हुए भी जैक को हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद नटेरी काफी गुस्सा हो जाती है और नावी जैक और डॉक्टर ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। और नटेरी के पिता जो कि कबीले के सरदार होते हैं कहते हैं कि हम उन इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी सर और जमीन के लिए उन्हें यहाँ से मार भगाएंगे। वहीं कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर जंगल के बीच में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ होता है जो कि इस प्लेनेट में और कहीं नहीं होता। जिसके तुरंत ही बाद कर्नल अपनी शिप से जैक और डॉक्टर ग्रेस को बंदी बना हुआ पाता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये दोनों अपने काम में असफल हुए। इतना देखते ही कर्नल अपने आदमियों से ओपन फायर करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद सारे इंसान मिलकर उस पेड़ के ऊपर एक के बाद एक बम बारूद गिराने लगते हैं और इस वजह से हजारों की तादाद में नावी मारे जाते हैं और जहाँ देखो वहाँ तबाही का माहौल हो जाता है। सारे के सारे नावी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो चाहकर भी किसी भी तरीके से इंसानी मशीनों का सामना नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर नटेरी की माँ चाकू लेकर जैक और डॉक्टर ग्रेस के सामने आती है और जैक और डॉक्टर ग्रेस की हाथ की रस्सी को खोलकर उन्हें उनकी मदद करने के लिए कहती है और कहती है कि मेरी बच्ची का ध्यान रखना। वहाँ से आजाद होते ही जैक उनकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी बीच उनका विशाल पेड़ जो कि अब काफी घायल हो चुका था गिरने लगता है, जिसे देखकर सभी नावी मायूस हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसी फाइट के बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि नटेरी के डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ग्रेस और जैक की मशीन को बंद कर देता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इस वजह से उनके अवतार भी लड़ाई के मैदान में बेहोश हो जाते हैं। इस वजह से जैक और ग्रेस उन पर काफी भड़क रहे होते हैं। अब इतना होने के बाद भी जैक और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में भी एक पायलट होती है जिसे लगता है कि यहाँ के प्लेनेट के लोगों के साथ हम काफी गलत कर रहे हैं। जिसके बाद वो जैक और उसके साथियों को वहाँ से भगाकर बाहर ले जाती है और उनके स्लीपिंग पॉड्स को भी उठाकर कहीं और शिफ्ट कर देती है ताकि वो दोबारा पकड़े न जाएं और उन्हें कोई रोक न सके। जिसके तुरंत ही बाद जैक और उसके साथी वापस से स्लीपिंग पॉड के अंदर चले जाते हैं। अगले ही पल जैक की आंखें बर्बादी भरे माहौल में खुलती है जहाँ पर सिर्फ राख ही राख होती है। जिसके बाद जैक कहता है कि मुझे उनकी जरूरत है और उन्हें मेरी। अब मुझे अपनी वफादारी का एक बार फिर से सबूत देना होगा। जिसके बाद वो अपने इकरान के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलते ही वो क्रूक के पास पहुँचता है जो इधर का सबसे बड़ा इकरान होता है। जिसके बाद जैक अपने इकरान को क्रूक की तरफ ले जाने लगता है और क्रूक के ऊपर छलांग लगा देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ नावी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए प्रे कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर अपनी ओर आ रहे इकरान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये तो सबसे खतरनाक इकरान है और सभी काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उसकी सवारी और कोई नहीं जैक कर रहा होता है, जिसे देखकर काफी लोग आश्चर्य में आ जाते हैं क्योंकि आज तक सिर्फ 5 ही लोग क्रूक की सवारी करने में सफल हुए थे। जिसकी वजह से जैक नटीली का विश्वास एक बार फिर जीत लेता है। जैक अब एक ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और अब हमें भी इंसानों तक एक संदेश पहुंचाना होगा कि हम इस जगह को किसी भी हालत में खाली नहीं करेंगे। बाकी के कबीलों तक भी ये संदेश पहुंचा दो कि क्रूक मकटू ने उन्हें बुलाया है। दरअसल क्रूक मकटू उसे कहा जाता है जो क्रूक की सवारी करता है। जिसके बाद जैक का ये संदेश पूरे प्लेनेट में फैला दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे नावी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि इस प्लेनेट की देवी जिनका नाम एवा है उनसे बात कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि मैं अकेला तो उन इंसानों को नहीं हरा सकता, लेकिन आप जो कि इस प्लेनेट के हर एक जिंदा चीज से कनेक्टेड हैं, आप ही हमारी हेल्प कर सकती हैं और उनसे मदद की गुहार करता है। अगले दिन इंसान इनके आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी हवा से इंसानों पर हमला करते हैं और कुछ जमीन से भी उन पर हमला करते हैं। जैक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा इकरान होता है, इसलिए वो इंसानों के हेलीकॉप्टर को पकड़ पकड़ कर एक दूसरे पर आसानी से फेंकने लगता है। जैक काफी बहादुरी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो इंसानों से बिल्कुल भी जीत नहीं पाता क्योंकि इंसानों के पास हथियार होते हैं, गोलियां होती हैं और इस प्लेनेट के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता। इसीलिए धीरे धीरे इस प्लेनेट के लोगों की हार होने लगती है। एक पल ऐसा आता है कि नटेरी को जब चारों ओर से घेर लिया जाता है, जिसके साथ ही इंसान उसकी तरफ धीरे धीरे कर बढ़ रहे होते हैं और नटेरी के पास भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता कि तभी अचानक इंसानों के रेडियो पर उन्हें मैसेज आता है कि कोई भारी भरकम चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। इंसानों को इसके पहले कुछ समझ आता कि तभी अचानक उनके सामने उस प्लेनेट के भारी भरकम जीव जो कि काफी खतरनाक है और उन पर गोले बारूद का भी कोई असर नहीं होता, उन पर हमला कर देते हैं और
एक एक कर सभी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत सारे इकरान आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि देवी एवा ने जैक की प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उनकी मदद के लिए अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं को भेज दिया है। फिर हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने बहुत बड़े से रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जैक पर हमला करने लगता है। जैक और कर्नल के बीच में काफी घमासान लड़ाई होने लगती है। तब कर्नल जैक से कहता है कि लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम आखिर कौन हो, क्योंकि कर्नल को जैक का स्लीपिंग पॉड मिल चुका होता है और वो उस स्लीपिंग पॉड पर हमला करने लगता है, जिसे जैक काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से उसकी नींद टूटने लगती है, जिस वजह से उसका अवतार अब काफी कमजोर पड़ने लगता है। फिर कर्नल जैक को बालों से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। वो उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में नटीरी वहाँ पर आ जाती है और अपने जहरीले तीर से कर्नल पर हमला कर देती है, जो कि सीधे कर्नल के दिल के आर पार हो जाता है। और इस सब के बीच जैक पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। एक्चुअली में वो अपने स्लीपिंग पॉड से जाग चुका होता है। वो इस माहौल में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक काफी कोशिश करके ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरालाइज पैर की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद जैक अब इस प्लेनेट पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नटीरी जैक के अवतार को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे ये समझ से ज्यादा देर नहीं लगती कि जैक का इंसानी शरीर अंदर है और वो अंदर आकर जैक को उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसको समझ में आता है कि जैक को उसके ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है। वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहना देती है, जिसके बाद जैक वापस से होश में आ जाता है। पर जैक अब इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए सभी इंसानों को वापस उनकी धरती पर भेज दिया जाता है, लेकिन जो लोग दिल के साफ हैं उन्हें रुकने के लिए अनुमति मिल जाती है। जैक भी इसी प्लेनेट पर रुक जाता है, जिसके बाद जैक के इंसानी शरीर को पवित्र आत्मा के पेड़ के नीचे ले जाया जाता है और उसके क्लोन को भी। फिर सभी नावी लोग मिलकर पवित्र आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करने लगते हैं, जिसके बाद जैक की आत्मा अपना इंसानी शरीर छोड़कर अब उस क्लोन वाले शरीर में हमेशा के लिए आ चुकी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जैक अब पूरी तरीके से एक नावी बन चुका है। इसके साथ ही इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस।